नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक पॉजिटिव स्टोरी लेकर आया हूं। आई होप यह स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो हमारे विद्यालय में अन्य बच्चों की तरह शिवम और सोनिया भी पढ़ते हैं। शिवम जो है क्लास 2 में है और सोनिया क्लास 3 में पढ़ रही है। दोनों बच्चे अध्ययन की दृष्टि से औसत ही हैं। सोनिया बेहद कमज़ोर है और शिवम क्लास 2 में आते आते थोड़ा अच्छा हो गया है। शाला में प्रवेश के बाद से ही दोनों बच्चे अनियमित हैं, बहुत ही कम स्कूल आते हैं और बारिश के दिनों में जो उनकी उपस्थिति है वह तो बेहद कम हो जाती है। आप कह सकते हैं सोनिया तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं आती और शिवम कभी कभार आ भी जाता है। 7 लोगों के परिवार में होने के कारण कभी कभी दोनों बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी होती है और साथ ही साथ घर के जो छोटे मोटे काम हैं और अन्य जो कार्य हैं जो ग्रामीण परिवेश में बच्चों को करने होते हैं वह सभी कुछ इन बच्चों को भी करना पड़ता है। और इस कारण से सोनिया जो है अधिकतर समय स्कूल में अनुपस्थित ही रहती है। लेकिन जो शिवम है क्लास 2 में आते आते उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे तो मैं सभी बच्चों को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता हूँ। उनके जो नीड्स हैं वह भी मुझे भली भांति पता होता है। मैं उनसे उनके घर के हालातों के बारे में पूछता रहता हूँ कि किस तरह से तुम लोग रहते हो। इस वर्ष स्कूल की शुरुआत से ही दोनों बच्चों की जो उपस्थिति है वह बेहद ही कम हो गई और सोनिया तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं आ रही थी। इस वर्ष की शुरुआत से ही मैंने पाया कि दोनों बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। वे स्कूल तो आना चाहते हैं लेकिन बीमारी के कारण और अन्य कारणों से वे बिल्कुल भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। वे स्कूल आना चाहते थे, स्कूल आते थे भी, लेकिन स्कूल में ही वे उल्टियाँ करने लगते और मजबूरन उन्हें हमें दोबारा घर पहुंचाना पड़ता था। बारिश के दिन थे। एक दिन मैंने प्रेयर की लाइन में ही सारे बच्चों से सवाल कर लिया कि क्या तुम लोग ज़मीन में सोते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, 39 बच्चों की दर्ज में केवल यही 2 भाई बहन थे, शिवम और सोनिया, जो ज़मीन में सोते थे। और केवल यही नहीं, इनका 7 लोगों का पूरा परिवार 12 महीने ज़मीन में ही सोता था। आप समझ सकते हैं बारिश के दिनों में जो विषैले जीव जंतु हैं उनसे कितना खतरा होता है। इसके बावजूद परिस्थितिवश या अभाव के कारण इनको पूरे 7 लोगों को ज़मीन में ही सोना पड़ता था। आप जानते हैं कि जंगल गांव में जो घर होते हैं मिट्टी के होते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं, मिट्टी के फर्श होते हैं। मिट्टी के जो फर्श हैं उसमें नमी बहुत ज़्यादा आती है, या कहें कि पूरा फर्श ही बारिश के दिनों में गीला होता है। ऐसे हालातों में भी इस परिवार को पूरे समय ज़मीन में ही सोना पड़ता था। मेरा ऐसा मानना था कि इस वजह से ही, नमी के कारण ही बच्चे अधिकतर समय बीमार पड़ रहे हैं और शायद कारण भी यही रहा होगा कि इस नमी के कारण बच्चों की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जा रही थी। मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए खाट की व्यवस्था कर देनी चाहिए, पर मुझे इस कार्य में कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कोरबा से खाट लाने में खाट के जितने पैसे देने पड़ रहे थे उससे ज़्यादा तो मुझे गाड़ी का भाड़ा देना पड़ रहा था। धीरे धीरे बारिश का मौसम भी निकल गया, लेकिन मैंने तय किया था कि इन बच्चों को अब किसी तरह से ज़मीन में सोने से मुक्ति दिलानी है और किसी न किसी तरह से इनके लिए खाट की व्यवस्था करनी है। मैं लगभग 4 महीने लगा रहा कि किसी माध्यम से मैं खाट यहाँ तक ले आऊँ जिसमें मुझे कम से कम पैसे लगें, पर वो मैं सफल नहीं हो पाया। 4 महीने ऐसे ही निकल गए। बारिश का मौसम भी निकल गया और बारिश के साथ अब आ गई ठंड का सीज़न। अब ठंड के सीज़न में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो फर्श है वो मतलब ठंडा होता है। तो परेशानी तो ठंड में भी थी, बारिश में जीव जंतुओं से परेशानी, तो जैसे ठंडी आए तो ठंडी से परेशानी, मतलब अब कुछ भी कह लें, पर उनकी जो परेशानी थी जैसी थी वो तो थी ही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देर से ही लेकिन व्यवस्था बनी। मेरे एक मित्र हैं, उनको अपने स्कूल को बाउंड्री करने के लिए जालीदार अहाता के लिए फेंसिंग लेनी थी
और मुझे ख़रीदना था एक खाट या कहें बाजवट तख़त। और जब हम दोनों की राय मिल गई तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो अपने स्कूल के लिए जाली ले आना और मैं अपने बच्चों के लिए खाट ले आऊँगा, तख़त ले आऊँगा। हम एक दिन कोरबा गए, भाई के लिए हमने जाली खरीदी, मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए बाजवट ख़रीदा और फिर हम कोरबा से वह सारा सामान अपने स्कूल तक ले भी आए। हमने जो किराया है आधा आधा बांट लिया। मैंने जो तख़त है वह सीधे उनके घर नहीं पहुंचाया, स्कूल ही ले आया। अगले दिन जब दोनों बच्चे स्कूल आए तो मैंने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि ये जो तुम तख़त देख रहे हो ना, यह तुम दोनों के सोने के लिए है। और केवल तुम दोनों ही नहीं, तख़त इतना बड़ा है कि इसमें तुम्हारे साथ तुम अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी सुलाना और सारे के सारे लोग इसमें सोना। हाँ, मम्मी पापा जहाँ सोते हैं सोने देना और इसमें सोने भी उनको मत देना, तुम ही लोग सोना। ऐसा करके जब मैंने उनसे कहा तो उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारा है। पर मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा ही है और तुम लोगों को ही इस तख़त में सोना है। खुद तो सोना है, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी सुलाना है। बच्चे बेहद खुश हुए और मैंने उनसे यह कहलवा भेजा कि अपने पापा को भी अगले दिन ले आना, वो यह जो तख़त है वह तुम्हारे लिए अपने घर ले जाएंगे। अगले दिन उनके पापा स्कूल आए, मैंने उनको भी यही बात कही कि यह तख़त जो है बच्चों के सोने के लिए है और सारे बच्चे इसमें आराम से सो सकते हैं। फिर वह शाम को आकर तख़त ले गया। मुझे लगा था पहले ही कि जो उनका घर है, क्योंकि उनके पास 2 घर थे, एक खुला घर है और एक बंद, दोनों ही भले मिट्टी के हैं। जिसमें शिवम और सोनिया सोते थे, जिस घर में, उस घर में वो जो तख़त है वो नहीं घुसा। लेकिन जो ओपन वाला घर है जिसमें कुछ दीवारें मिट्टी की उठी हैं, कुछ खुला है, उसमें अब वो जो तख़त है वो रखे हैं। और अब बच्चों का जो रूम है वो भी बदल गया है। जिस रूम में तख़त है उस रूम में अब बच्चे सोते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके मम्मी पापा दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। बच्चे दादी के साथ उस रूम में सोते हैं जहां वह तख़त रखा गया है और उनके भाई बहन भी सोते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यह जो कार्य है वह बिल्कुल नए तरह का कार्य था। इससे पहले हम किन्हीं के घरों को छत देने का कार्य, बूढ़ी दादा दादियों को कंबल देने का कार्य, माता जी लोगों को साड़ियाँ देने का कार्य और नन्हे नन्हे बच्चों को कपड़े देने, गर्मियों में उनको जूते चप्पल देने ताकि उनके पैर न जलें, ऐसा कार्य तो किया था। पर यह जो कार्य था तख़त देने का, यह बिल्कुल नया था, क्योंकि बच्चों को ज़मीन से उठा के हमें तख़त पर लाना था। तो मैं इस कार्य में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि ऐसा किसी को खाट कैसे दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अगर बच्चों को इस तरह की ज़रूरतें हैं तो वह भी पूरी की जा सकती है। तो मैंने वह किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तख़त के सहयोग के लिए मैं अपने छत्तीसगढ़िया भाई हुलेश टंडन जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उनके सहयोग से हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तख़त मिल गया है और अब वे ज़मीन में सोना नहीं चाहते हैं या अब उन्हें ज़मीन में सोना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही आप हमारे अच्छे कार्यों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन अब बच्चों को ज़मीन में सोना नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे और वो अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे, नियमित रूप से स्कूल आएंगे। अगली बार मैं किसी और बेहतर स्टोरी के साथ आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।